नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। महबूबा मुफ्ती ने फिर दिया विवादित बयान, कहा चीन से बातचीत लेकिन पाक से करते हैं परहेज क्योंकि वो है मुस्लिम देश। जी हां दोस्तों, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि चुनाव कश्मीर समस्या का हल नहीं है और उन्होंने मुद्दे के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत पर जोर दिया। उन्होंने केंद्र की भाजपा नीति सरकार पर आरोप लगाया कि वह जिला विकास परिषद के चुनाव के नाम पर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और गठबंधन के उम्मीदवारों को घरों में ही नजरबंद कर दिया गया। वहीं अन्य लोगों को प्रचार करने की पूरी आजादी मिली हुई थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझे खुशी है कि लोग पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की आवश्यकता व्यक्त करने को तैयार हैं। हम चीन के साथ 9वें 10वें दौर की वार्ता कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान से परहेज, क्या इसलिए कि वह पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है? क्या अब सब कुछ सांप्रदायिक हो रहा है? दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने अपने गुप्तकार स्थित निवास पर संवाददाताओं से कहा कि चुनाव कश्मीर समस्या का कोई हल नहीं है, दोनों देशों के बीच बातचीत होनी चाहिए। अगर हम चीन से बातचीत कर रहे हैं जिसने हमारी जमीन ले ली है तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं? क्या यह मुस्लिम देश होने के नाते है? क्योंकि अब सब चीजें सांप्रदायिक है। पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के साथ कथित संबंधों को लेकर पीडीपी युवा इकाई के प्रमुख वहीद पारा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद में महबूबा मुफ्ती के ऐसे बोल सामने आए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन, किसान यूनियन का बड़ा ऐलान, कहा हम बुराड़ी कभी नहीं जाएंगे, वो खुली जेल है। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों को वापस लेने तथा अपनी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान संघों ने रविवार दोपहर की मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके बाद मीटिंग के फैसले की जानकारी देने के लिए किसान संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम सरकार की ओर से बुराड़ी में प्रदर्शन करने का प्रस्ताव नामंजूर करते हैं। किसान संगठन बिना शर्त सरकार से बातचीत चाहता है। उन्होंने कहा कि बुराड़ी ओपन जेल की तरह है और वह आंदोलन की जगह नहीं है। किसानों ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त राशन है, हम 4 महीने तक रोड पर बैठ सकते हैं। दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि हमने तय किया है कि हम किसी भी राजनीतिक दल के नेता को अपने मंच पर बोलने की अनुमति नहीं देंगे, चाहे वह कांग्रेस, भाजपा या अन्य दल से हो। हमारी समिति उन संगठनों को बोलने की अनुमति देगी जो हमारा समर्थन करते हैं। उन्हें हमारे नियम का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा अनजाने में उनके साथ दुर्व्यवहार के लिए मीडिया से माफी मांगते हैं। भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए हमने तय किया है कि हर बैठक के बाद हमारे द्वारा मीडिया के लिए एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बुराड़ी में खुली जेल जाने के बजाय हमने तय किया है कि हम दिल्ली के 5 मेन एंट्री पॉइंट्स को अवरुद्ध करके दिल्ली का घेराव करेंगे। हमारे साथ 4 महीने का राशन है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। हमारी संचालन समिति आने वाली रणनीति तय करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेपाल ने दिया चीन को झटका, कहा हमारे देश की राजनीति से रहे दूर। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने घरेलू राजनीति में चीन के दखल से कन्नी काटना शुरू कर दिया है। उन्होंने काठमांडू में तैनात चीन के राजदूत हाओ याकी से 2 टूक कहा कि वे किसी दूसरे देश की सहायता के बिना ही अपनी पार्टी के भीतर की चुनौतियों से निपट सकते हैं। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल में प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ सत्तारूढ़ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन पुष्प कमल दहल प्रचंड ने फिर से मोर्चा खोला हुआ है। प्रधानमंत्री ओली की छवि पिछले 2 साल में भारत विरोध की रही है। देश का विवादित नक्शा संसद के पास करवाने के बाद भारत के साथ नेपाल के संबंध बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इस बीच भारत ने भी काला पानी, लिपियाधुरा और लिपू लेक को लेकर जारी मतभेद पर बातचीत के संकेत दिए हैं। वहीं कुछ दिनों पहले ही भारतीय विदेश सचिव, सेना प्रमुख और खुफिया एजेंसी रो चीफ ने भी नेपाल का दौरा किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रोहिंग्या मुस्लिमों पर अमित शाह का ओवैसी को जवाब, एक बार लिख कर दे दे मैं निकाल दूंगा। जी हां दोस्तों, हैदराबाद के निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। आखिरी दिन अमित शाह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने इस दौरान ओवैसी की पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला और रोहिंग्याओं को लेकर AIMIM के चीफ पर निशाना साधा। अमित शाह ने हैदराबाद में रोड शो के दौरान रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने असुद्दीन ओवैसी को करारा
करारा जवाब देते हुए रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर कहा कि जब वे कार्यवाही करते हैं तो ये विपक्षी पार्टियां हाय तौबा करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल एक बार लिख कर दे दे कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को निकाल दे, फिर मैं कुछ करता हूं। अमित शाह ने तेलंगाना में रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों की मौजूदगी को लेकर ओवैसी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब कार्यवाही करता हूं तो ये लोग हाय तौबा करते हैं। ये लोग एक बार लिख कर दे दे कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को निकाल दे तो फिर मैं कार्यवाही करूंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 16 सालों के बाद फिर से स्टेशनों पर मिलेगी कुल्हड़ वाली चाय। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, भारत के सभी रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही कुल्हड़ में फिर से चाय का आनंद ले सकेंगे। दोस्तों, राजस्थान में डीडवाना बांदीकुई रेलखंड के विद्युतीकरण उद्घाटन समारोह के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश के सभी 400 रेलवे स्टेशनों पर प्लास्टिक के कप की बजाय कुल्हड़ में चाय बेची जाएगी। उन्होंने कहा कि जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो रेलवे स्टेशन पर रेल में प्लास्टिक के कप में चाय मिलती थी। अब देश में लगभग 400 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर कुल्हड़ से ही चाय मिलेगी। हमारी योजना है कि आगे चलकर देश के हर रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ में ही चाय मिले। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज से करीब 16 साल पहले पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय बेचने का ऐलान किया था। लालू का तर्क था कि इससे स्टेशनों पर गंदगी नहीं फैलेगी और कुल्हड़ बनाने वालों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे प्लास्टिक और पेपर के कपों ने रेलवे स्टेशन पर कुल्हड़ की जगह ले ली। अब रेल मंत्री पीयूष गोयल कुल्हड़ की वापसी को लेकर गंभीर दिख रहे हैं। उन्होंने सभी स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय बेचने का आश्वासन दिया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप कुल्हड़ में चाय पी के खुश होंगे या फिर प्लास्टिक के कप में? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्कूली छात्रों को फ्री टैबलेट देगी हरियाणा सरकार, 12वीं के बाद लौटाने भी होंगे। जी हां दोस्तों, इस महामारी ने सेहत के अलावा पढ़ाई पर भी गहरा असर छोड़ा है। देश भर में लाखों बच्चे मोबाइल या इंटरनेट न होने के कारण पिछले करीब 9 महीने से पढ़ाई से वंचित है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को तोहफा देते हुए निःशुल्क टैबलेट देने की योजना बनाई है। दोस्तों, ये टैबलेट 12वीं कक्षा पूरी करने तक छात्र अपने पास रख सकते हैं। हालांकि इसके बाद इसे वापस स्कूल को सौंपना होगा। डिजिटल शिक्षा के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने छात्रों की सुविधा के लिए यह फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 8वीं से 12वीं के सभी वर्गों जैसे कि सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के साथ साथ अल्पसंख्यक वर्गों के लड़के लड़कियों को डिजिटल एजुकेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए टैबलेट देने का प्रस्ताव हरियाणा सरकार के पास विचाराधीन है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO ने कहा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इस महामारी वैक्सीन के ट्रायल पर चाहिए और डाटा। जी हाँ दोस्तों, एक और जहां ऑक्सफोर्ड अल्ट्राजेनिका की इस महामारी वैक्सीन को घातक बीमारी से बचाने का सबसे असरदार हथियार माना जा रहा था, अब अमेरिका में एक्सपर्ट्स के वैक्सीन पर चिंता जाहिर करने के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के वैज्ञानिकों ने इसकी सुरक्षा और असर का आकलन करने के लिए और ज्यादा डाटा की जरूरत बताई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सर जॉन बेल ने CNBC को बताया कि प्रेस रिलीज के लिए साइंटिफिक नतीजों के ऐलान में समस्या रहती है और वह समस्या यह है कि आपके पास पूरा डेटा नहीं होता है और लोग सही से डेटा को देख समझ नहीं पाते हैं। WHO में इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन और बायोलॉजिकल्स डायरेक्टर केट ओब्रायन ने भी बेल से सहमति जताई है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 94,18,000 के पार है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मौतों का आंकड़ा 1,37,000 को पार कर गया है। दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर हुआ है। महाराष्ट्र में 18,20,000 से ज्यादा संक्रमित लोग अब तक सामने आ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 6,22,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मौतों का आंकड़ा 14,52,000 के पार है।
दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 1,33,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दूसरा नंबर दोस्तों भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 62,90,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं, जबकि दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में रशिया, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, इटली, अर्जेंटीना, कोलंबिया, मैक्सिको, जर्मनी, पोलैंड आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 51 रनों से मात देकर जीता दूसरा वनडे मुकाबला। भारत ने सीरीज भी गंवाई। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भारत को 51 रनों से मात दे दी है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली और भारतीय टीम वनडे सीरीज हार गई। दोस्तों स्टीव स्मिथ को उनकी शानदार बैटिंग के लिए मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 389 रन बनाए। 390 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 338 रन ही बना पाई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईएसआई से जुड़ा बड़ा खुलासा, जेहादी दुल्हनों के नाम पर उगाह रहा है ऑनलाइन पैसा। जी हाँ दोस्तों, सीरिया में कुर्दिश शरणार्थी शिविरों से पश्चिमी जेहादी दुल्हनों को छुड़ाने के नाम पर इस्लामिक स्टेट की एक संदेहास्पद सेल फंड रेजिंग का काम कर रही है। इसका खुलासा ब्रिटेन की वेबसाइट डेली मेल ने किया है। इसके अंडरकवर संवाददाताओं ने लंदन में बैठकर तुर्की के फिक्सर से बात की और उसे पैसे देने की पेशकश की। यह पैसा जेहादी दुल्हनों को सीरिया के शिविरों से भगाने के नाम पर लिया जा रहा है। इसमें सीरिया का अल होप कैंप भी शामिल है। यहाँ 15 साल की उम्र में ब्रिटेन से भागी शमीमा बेगम भी रहती है, जो 5 साल पहले आईएसआई में शामिल हुई थी। पिछले हफ्ते ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बेगम को ब्रिटेन में फिर से रहने की अनुमति देने के फैसले को चुनौती दी। इसके लिए वकीलों ने तर्क दिया कि ऐसा करने से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम पैदा होंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन शिविरों में करीब 13,500 विदेशी महिलाएं और बच्चे रहते हैं, जो आतंकी समूह से जुड़े हुए हैं। दोस्तों डेली मेल ने खुलासा करते हुए कहा कि अलहोल में रहने वाली ब्रिटिश महिलाएं शिविरों से बाहर निकलने के लिए धन जुटाने के नाम पर केज्ड पर्स नाम के एक इंस्टाग्राम ग्रुप चलाया जाता है। साथ में पोस्टर रखे ये महिलाएं बताती है कि उन्हें इतने पैसे की जरूरत है ताकि वे इन शिविरों से बाहर निकलकर अपने देश वापस जा सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तर भारत में भीषण ठंड के आसार, दक्षिणी राज्यों में 1 दिसंबर से हो सकती है भारी बारिश। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने रविवार को कहा कि उत्तर भारत में इस बार अधिक कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है और ज्यादा शीतलहर चल सकती है। आईएमडी ने दिसंबर से फरवरी के लिए अपने सर्दियों के पूर्वानुमान में कहा कि उत्तर और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है। दोस्तों महापात्र ने कहा कि उत्तर भारत में इस मौसम में अधिक कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में रात का तापमान सामान्य से कम रह सकता है, वहीं दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। दोस्तों उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी फिलहाल पड़ रही है और कश्मीर के विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग में शनिवार को पारा शून्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दक्षिणी राज्यों में 1 दिसंबर से भारी बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के चिंतूर और कड़पा जिलों में चक्रवात निवार की वजह से हुई भारी बारिश और इस वजह से आई बाढ़ के कारण पिछले 3 दिनों में 8 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोना 3 सप्ताह में 4,000 रुपए हुआ सस्ता, जानिए क्या है ताजा दाम। जी हां दोस्तों, सोने की कीमतों में गिरावट इस हफ्ते भी भारतीय बाजारों में जारी रही है। सोने की कीमतें बीते 3 सप्ताह में करीब 4,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक गिर गई है, जबकि चांदी इतने ही समय में 6,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक गिर गई है। वहीं दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में 2% की नरमी देखी गई है, जिससे सोना 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, पेट्रोल 82 रुपए प्रति लीटर के पार, डीजल के भी दाम बढ़े। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार तीसरे दिन वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव एक बार फिर 82 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गया है। वहीं डीजल के दाम भी 72 रुपए प्रति लीटर के पार चले गए हैं। दोस्तों दिल्ली में पेट्रोल 24 पैसे तो डीजल 27 पैसे महंगा हो गया है। राष्ट्र राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात की जाए तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 82 रुपए 13 पैसे है, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 72 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन पर आमने सामने हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह और मनोहर लाल खट्टर। अमरिंदर ने अब इस महामारी को लेकर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को लेकर अब हरियाणा और पंजाब के सीएम आमने सामने हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधते हुए कहा कि वह इस बात से चिंतित हैं कि प्रदर्शनकारी किसानों से हरियाणा में इस महामारी का प्रसार होगा, लेकिन महामारी को लेकर उनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब बना हुआ है। अगर वह गंभीर है तो उन्हें किसानों को राज्य के भीतर नहीं रोकना चाहिए, उन्हें तत्काल दिल्ली जाने की अनुमति देनी चाहिए। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ कुछ राजनीतिक दल एवं संगठन किसान आंदोलन को प्रायोजित कर रहे हैं। खट्टर ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर भी हमला बोला और दावा किया कि वह इस मसले पर उनसे बातचीत करना चाहते थे और 3 दिन तक उनके कार्यालय में टेलीफोन किया, लेकिन उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। हालांकि अमरिंदर सिंह ने खट्टर के उन आरोपों को खारिज किया कि बार-बार प्रयास के बावजूद उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं की। अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह खट्टर से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वह दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर हुई बर्बरता के लिए माफी नहीं मांग लेते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 31 दिसंबर तक नहीं जाना होगा ऑफिस। जी हां दोस्तों, इस महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या घटाने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े 50% कर्मचारी घर पर से ही काम करेंगे। सरकार ऐसा इसलिए कर रही कि दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा सके। हालांकि यह नियम ग्रेड 1 और आला अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। यह नियम स्वास्थ्य, स्वच्छता, पुलिस, आपदा प्रबंधन, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, बिजली, जलापूर्ति सरीकी बेहद जरूरी सेवाओं पर लागू नहीं होगा। 1 माह बाद हालात में कुछ बदलाव होता है तो सरकार नया आदेश जारी करेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को मिली राहत। एडीबी ने $30 करोड़ का कर्ज किया मंजूर। जी हां दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी ने नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को $30 करोड़ अमेरिकी डॉलर के नीति आधारित कर्ज यानी कि लोन की मंजूरी दे दी है। इससे संकटग्रस्त देश में आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सकेगा। पाकिस्तान ने G20 के 14 सदस्य देशों से $80 करोड़ की कर्ज राहत हासिल की थी, जिसके एक सप्ताह बाद एडीबी ने यह घोषणा की। दुनिया के धनी देशों के समूह G20 देशों का पाकिस्तान पर अगस्त 2020 से अब तक $25.4 अरब बकाया था। एडीबी के विशेषज्ञ हिरण्य मुखोपाध्याय ने कहा कि $30 करोड़ के कर्ज से व्यापार प्रतिस्पर्धा और निर्यात विविधीकरण में सुधार किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिल्म आशिकी के एक्टर राहुल राय को आया ब्रेन स्ट्रोक, नानावटी अस्पताल में हुए एडमिट। जी हां दोस्तों, 1990 में आई सुपरहिट फिल्म आशिकी से अपने करियर का आगाज करने वाले एक्टर राहुल रॉय ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो गए हैं। एक्टर करगिल में फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन शूटिंग के दौरान उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ी और उन्हें आनन फानन में मुंबई के नानावटी अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पीटीआई के मुताबिक राहुल को 2 दिन पहले ही नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक तो 52 वर्षीय राहुल राय इस समय आईसीयू में एडमिट है। उन्हें प्रोग्रेसिव ब्रेन स्ट्रोक आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक्टर सुरक्षित हैं और ट्रीटमेंट पर ठीक से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। उन्हें ठीक होने में अभी कुछ समय लग सकता है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है लाल किला कौन से शहर में स्थित है। जी हां दोस्तों, अगर जानते हैं कि लाल किला कौन से शहर में स्थित है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।